उन लोगों को इस प्रकार के बलात्कारी आतंकवादी पसंद आते हैं जो बैठे हैं सरकारों में, वो उनकी मदद करेंगे। इसमें मतलब हैरानी की क्या बात है? अपने अपने जैसे को हर आदमी पसंद करता है। तो मोदी जी को पसंद है जैसे लोग, अमित शाह जी को पसंद है, उसी का तो नतीजा है। अगर अत्याचार हो रहा होगा तो वहाँ के लोगों की जाके मदद करेंगे। हमें अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपना संविधान भी बचाएंगे और देश दुनिया में दूसरे देशों के लोगों के साथ अगर कुछ अत्याचार होगा तो उनको भी बचाने के लिए कार्य करेंगे। हमें किसी की बाहर की मदद की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ये बोल रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो सब आतंकवादी संगठन है। आराम भाई तेंगुल हो, मेती लेपुन हो, हिंदू सेने हो, ये बजरंग दल हो, हिंदू ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब आतंकवादी संगठन है। सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल पर पूरी तरीके से एक बड़ा झटका लगा है। पिछले कई सालों से लगातार बेल के लिए अपील की जा रही थी, लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी और साथ ही 1 साल का प्रतिबंध बेल मांगने पर लगा दिया है। अब इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ महमूद प्राचन से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्यों बेल रिजेक्ट की गई है और 5 साल का समय जो लिया गया और आगे किस तरीके से इस मामले को वो देखते हैं। इससे बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली दंगे मामले से आप लोग इन मुकदमों से लगातार जुड़े रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका शर्जील इमाम और उमर खालिद के परिवार और उनको सीधे तौर पे? नहीं, झटका तो मेरे ख्याल से लगा ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण विषय है। उसके ऊपर जो देश में सिविल सोसाइटी है उसको क्या आगे करना है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हालांकि ये जजमेंट देखी जाए तो जो सबसे क्रिटिसाइज़ करने की बात है इस जजमेंट में ये है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी है उसको भी अगर अपराध की श्रेणी में लाया जाने की तरफ ये जजमेंट पढ़ी जा सकती है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ी ली जाएगी, अगर ये हिंट भी हो जाता है कि ये उस तरह भी पढ़ी जा सकती है तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये जो आंदोलन करते हैं लोग देश की संविधान बचाने के लिए, जब दमनकारी सरकारें होती हैं जो संविधान के विरुद्ध कार्य करती हैं, उनसे यह एक्सपेक्टेड ही होता है कि वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि करेंगे, झूठे केस बनाएंगे, लोगों को गोली चलवाएंगे, उनके ऊपर हर तरह का अपराध उनके साथ करेंगे, चाहे वो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों द्वारा हो या स्वयं अपने गुंडे बेच के भी हो। जो ये CNRC के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ये सब चीज़ें देखी गई हैं। कपिल मिश्रा जी भी गए थे हमला करने और उनके दूसरे कार्यकर्ता भी गोली तक चलाए थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो महिलाएं थी ज़्यादातर। क्या सर इस जो बेल रिजेक्ट हुई है इसके पीछे एक कारण माना जाए, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विरोध कहीं ना कहीं उठा उधर से, क्या ये तमाम चीज़ों के पीछे ये कारण माना जा सकता है? देखिए, मैं तो ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ और जो लोग ये इधर उधर विदेशों में जाते हैं उनसे ज़्यादा तो आंदोलन हमने किए हैं। उन सबको एक साथ भी मिला लिया जाए तो उनसे ज़्यादा आंदोलन हमने किए हैं और उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल आंदोलन हमने किए। तो हमें तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं विदेश में किसी भी मदद को प्राप्त करने की, ना ज़रूरत पड़ी। हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग तो कहीं विदेशों में कुछ अगर अत्याचार हो रहा होगा तो वहाँ के लोगों की जाके मदद करेंगे। हमें अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपना संविधान भी बचाएंगे और देश दुनिया में दूसरे देशों के लोगों के साथ अगर कुछ अत्याचार होगा तो उनको भी बचाने के लिए कार्य करेंगे। हमें किसी की बाहर की मदद की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इन लोगों की क्या मानसिकता है बाहर जाके अपने लिए सहयोग जुटाने की और समर्थन जुटाने की, ये हम अम्बेडकरवादियों के समझ में नहीं आता। कैसे भी प्रभाव पड़ा है बेल की प्रक्रिया पर? अब ये लोग उनकी स्ट्रैटेजी है, उनसे पूछेंगी तो बेहतर रहेंगी। हमारी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है। भारत के अंदर की समस्त समस्याओं का समाधान हम अम्बेडकरवादी करेंगे, अपने दम पे करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं। हम बेल रिजेक्ट होने के बाद एक बात साफ तौर पर सामने आ रही है, कई नेताओं के बयान आ रही है कि मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है, पढ़े लिखे मुसलमानों से बीजेपी सरकार डर रही है। नहीं, अम्बेडकरवादी कोई अगर थोड़ा सा भी अम्बेडकरवाद की तरफ चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आता हो, मनुवादी मानसिकता उससे डरेगी। बुनियादी बात यह है, अब आपको किसी धर्म में देख के रखना है, किसी जात में देख के रखना है या किसी और रीजन में देख के रखना है, लैंग्वेज में देख के रखना है, तो जैसे सोनम मांग चुकी हैं वो संविधान की तरफ, बाबा साहब की तरफ थोड़े से चले तो उनके ऊपर UAP है। वो तो चाइना से देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे
चाइना हमारी ज़मीन की बीजेपी के नेता कह रहे हैं खालिद का जो गुनाह है वो कसाब के बराबर का गुनाह है और जो भी फैसला है वो काफ़ी सराहनीय फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। वो बीजेपी के लोग जाने वो क्या कह रहे हैं। सर एक आतंकवादी से तुलना की जाएगी? मैं तो ये बोल रहा हूँ आरएसएस और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो सब आतंकवादी संगठन है। आराम भाई तेंगुल हो, मेती लेपुन हो, हिंदू सेने हो, ये बजरंग दल हो, हिंदू ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब आतंकवादी संगठन है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब पूर्व की सरकारें थी वो भी उनके अंदर भी स्लीपर सेल्स थे उन सब पॉलिटिकल पार्टी से। कभी इनके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन तो आज तक लिया ही नहीं गया। आने वाले समय में लिया जाएगा जब अम्बेडकरवादी सरकारें आएंगी, तो असली आतंकवादी तो ये लोग हैं। अगर वो लोग के बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो ये तो सब ऑटोमेटिक आतंकवादी संगठन हैं। तो पहले बड़े आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए ना, बाद में किसी छोटे को देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सर टिप्पणी आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? साफ तौर पर जो है आप कहा जा रहा है प्रथम दृष्टि में ऐसा नज़र आ रहा है कि एक बड़ी भूमिका इन दोनों की नज़र आ रही है उस साजिश में। अब देखिए वो तो उनके वकील लोगों से आपको सवाल पूछना चाहिए। भूमिका तो देखिए शर्जील इमाम की जो एक स्टेटमेंट थी जिसको डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए और कर भी नहीं सकते हैं, चिकन नेक के बारे में, यदि उसने वो स्टेटमेंट दी थी तो मेरे जैसे व्यक्ति तो वो केस भी नहीं लेंगे कभी। बाकी इनमें से किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध नहीं किया है और जितने भी ये केसेस यूएपीए के केस में बंद हैं, कोई भी अपराध का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप दूसरे लोगों के राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, 15वीं बार पैरोल मिली है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि एक को जेल मिल रही है, दूसरे को पैरोल मिल रही है। जो केंद्र सरकार की और वहाँ की सरकारों की पसंदीदा चीज़ जो उनके मन मुताबिक चीज़ है वो कर रहे हैं, तो उनको पैरोल जैसी सहानुभूति का मज़ा तो मिलेगा ही ना। तो वो तो वहाँ की सरकारें जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके मनपसंद के कार्य कर रहे हैं, उनकी सहानुभूति से। कानून भी धर्म देखकर, चेहरा देखकर, पहचान देखकर, ओहदा देखकर चल रहा है। नहीं, देखिए जो जिस सरकार में बैठे लोगों की एक खुशी वाला काम होता है। अब आप मुझे जैसे देखिए, कोई अगर जय भीम बोलेगा तो वो मुझे पसंद आएगा, अगर महिलाओं के रक्षा करने के लिए कोई खड़ा रहेगा तो मुझे पसंद आएगा, अगर कभी मैं सरकार में होऊंगा तो इन लोगों को मैं मदद करूंगा। उन लोगों को इस प्रकार के बलात्कारी आतंकवादी पसंद आते हैं जो बैठे हैं सरकारों में, वो उनकी मदद करेंगे। इसमें मतलब हैरानी की क्या बात है? अपने अपने जैसे को हर आदमी पसंद करता है। तो मोदी जी को पसंद है जैसे लोग, अमित शाह जी को पसंद है, उसी का तो नतीजा है। बिल्किस बानो से लेके आप जितने भी केसेस देख रहे हैं, ये बेचारी हाथरस की बच्ची का जिसका प्रोटेस्ट हो रहा था, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी तीनों मिल के इसकी फैमिली को प्रेशर में लेना चाहते हैं, इसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो इसीलिए तो इतने बड़े बड़े वकील खड़ा कर रहे हैं। वो सॉलिसिटर जनरल साहब ने खड़े होकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिस पे वो खड़े नहीं उतरे। बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे हैं। ये उन्नाव की बच्ची के लिए, उन्नाव की बच्ची जो है उसके लिए आप मुझे ये बताओ कि केंद्र सरकार के वकीलों को खड़ा किया गया बड़े से बड़े, और उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को खड़ा किया गया किस लिए? कि इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए। तो ये क्या मोदी जी और अमित शाह जी के तो पूरा तंत्र कहीं ना कहीं आरोपियों को बचा रहा है आपके? क्योंकि वो उनके पसंदीदा काम कर रहे हैं, उनकी मनपसंद कार्य कर रहे हैं, इसलिए। तो सर अब आगे क्या रास्ता बचता है इन लोगों के पास में? सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की रोक लगा दी है और पूरी तहकीकात करने के लिए भी आदेश दे दिया है पुलिस को। अब इसके लिए तो हम उनके वकीलों से ही आपको बात करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या रास्ता मेरा तो क्या री अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? वो भी आप रिव्यू की पावर तो होती है सुप्रीम कोर्ट को। अब ये भी आप उनके वकीलों से पूछिए। मैं तो जो चीज़ें देख रहा हूँ इसमें 4-5 लोगों को तो रिलीफ मिल गई है, लेकिन जो पूरे देश का मुद्दा है उसमें यूएपीए के कानून को और मजबूती मिली है। इससे हम लोग इसको एक तरीके से गैर संवैधानिक बता रहे हैं। उस लड़ाई में, उस आंदोलन में उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाँ, का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उस जो हम आंदोलन कर रहे हैं कि यूएपीए का गलत इस्तेमाल ना हो, जो उसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको ये जजमेंट धक्का देती है। हालांकि कुछ लोगों को रिलीफ मिली है। आखिरी सवाल सर, इस जैसे ही बिल रिजेक्ट हुई है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान आ रहा है। बीजेपी कह रही है देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो खड़े होते थे आज वो सब जो है गलत साबित हुए हैं। तो क्या इसको अंतिम फैसला माना जाए बिल रिजेक्ट होने? अगर बिल को रिजेक्ट करना अगर ये क्राइटेरिया है तो जितनों की रिजेक्ट हुई है उससे ज़्यादा बाहर आए। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और कोई इस देश में नहीं है। एक आध लोग बहका दिए जाते हैं या प्लांट कर दिए जाते हैं, जो अगर वो शर्जील इमाम ने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो वो है टुकड़े टुकड़े गैंग की। खालिद उमर का भी भूमिका लगती है कि वाकई में? खालिद उमर ने तो कुछ किया ही नहीं, उसका तो इसमें पूरे आंदोलन में रोल भी इतना सा भी नहीं था। उसको तो किसी खास वजह से एक किया गया।
क्या उसको खास वजह हो सकती है सर, अगर आप बता दें? अब वो उचित नहीं है, अभी उसकी बेल भी नहीं हुई है, लेकिन उसके परिवार वालों को उसकी सुरक्षा की ख्याल करना चाहिए। लीडरशिप वो और जो नेतागिरी उन्हें करनी है वो बाद में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यही मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बात कर रहे थे सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा से। उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो भी इस देश में संविधान के हिसाब से चलेगा, अंबेडकर की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, उसके साथ यही हश्र होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे चल कर के कोर्ट और पुलिस की क्या कार्यवाही होती है, इससे हम जुड़े रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।